5 सितंबर 2021 रविवार का दिन, सुबह का समय। किसान आंदोलन को बढ़ाने के क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सेदारी की। ये वही महापंचायत थी जिसके मैदान से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारों से ये मैदान गूंज उठा था। एक साथ ये दोनों नारे लगाए गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ आए हर नेता ने अपने भाषण में लोगों को एक त्रासदी की याद दिलाई, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हों, मेधा पाटकर हों या योगेंद्र यादव। ये त्रासदी थी साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के दंगे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की इस सीरीज राजनीति में आज बात इसी दंगे की होगी। दंगे जिसने 65 से ज़्यादा जानें लीं, दंगे जिसने बहुतों का घर छीना, दंगे जिसने बहुतों को विस्थापित किया, जिनकी आज तक घर वापसी नहीं हो पाई है। शुरू से शुरू करते हैं। जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच 27 अगस्त 2013 को हुए इस दंगे का जो कारण था, जो पूरे बवाल का कारण था, वो सांप्रदायिक नहीं था। मामले की शुरुआत दो अलग अलग कारणें बताई जाती हैं। इसके लिए दो अलग अलग कारण बताए जाते हैं। हालांकि जो एफआईआर हुई उसमें एक ही कारण लिखा हुआ है। एक कारण थी छेड़खानी और दूसरा कारण साइकिल की टक्कर, जिसने बाद में दंगों का रूप ले लिया। कवाल गांव में कथित तौर पर एक जाट समुदाय की लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक ने छेड़खानी की। उसके बाद लड़की के दो ममेरे भाइयों गौरव और सचिन ने उस मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला। जवाबी हिंसा में मुस्लिमों ने दोनों युवकों की जान ले ली। इसके बाद इस मामले में राजनीति शुरू हो गई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी महापंचायत बुलाई। इसके बाद ही बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। नंगला मंदौड़ में हुई महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने जाट समुदाय को बदला लेने के लिए उकसाया था। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि 26 अगस्त को जानसठ कोतवाली के कवाल गांव में बाइक और साइकिल की भिड़ंत होने पर मुजस्सिम और शहनवाज का गौरव नाम के एक हिंदू लड़के के साथ विवाद होता है। अगले दिन यानी 27 अगस्त को शहनवाज से शुरू हुई ये कहासुनी बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट में सुआ लगने से शहनवाज घायल हो गया। बाद में जानसठ अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। शहनवाज की मौत के बाद गुस्साए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गौरव और सचिन की पीट पीट कर हत्या कर दी। 28 अगस्त को सचिन और गौरव के अंतिम संस्कार से लौटती भीड़ ने कवाल गांव में घुसकर पथराव और आगजनी की। 8 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए, पर कहा यह जाता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद लखनऊ से आए एक तथाकथित फोन के चलते इन सारे गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया गया। उसी समय तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी रही मंजिल सैनी का तबादला कर दिया गया। कौशल राज शर्मा को डीएम का चार्ज दे दिया गया, तो वहीं सुभाष चंद्र दुबे को मुजफ्फरनगर का एसएसपी बना दिया गया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक दिन यानी लगभग 24 घंटे दोनों के ट्रांसफ़र होने के बाद मुजफ्फरनगर जिला जब दंगों की आग में जल रहा था, उस समय ये जिला डीएम और एसएसपी विहीन था। डीएम और एसएसपी के इस तबादले ने हिंदुओं में सरकार के प्रति अविश्वास को और बढ़ा दिया, जिसने आग में घी जैसा काम किया। हिंदुओं में ये माना जाने लगा कि सरकार मुस्लिमों के पक्ष में काम कर रही है, और जो तथाकथित फ़ोन था वो उस समय के कैबिनेट मंत्री रहे, कद्दावर नेता माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के आजम खान का फ़ोन माना जाता है। 30 अगस्त को कवाल में हुई तोड़फोड़, पथराव और आगजनी के विरोध में खालापार में जुमे की नमाज के बाद ज्ञापन दिया गया। साथ ही भड़काऊ भाषण और नारेबाजी हुई। ये ज्ञापन उस समय के डीएम कौशल राज ने लिया, जिसके बाद हिंदुओं में एक बार फिर सरकार के प्रति रोष बढ़ने लगा था। 31 अगस्त को खालापार में हुई सभा की प्रतिक्रिया में हिंदूवादी संगठनों ने सिखेड़ा के गांव नंगला मंदौड़ में पंचायत की। इसके बाद 7 सितंबर
भारतीय किसान यूनियन और हिंदूवादी संगठनों ने बहु बेटी सम्मान बचाओ महापंचायत का फिर से नंगला मंदौड़ के कॉलेज मैदान में आयोजन किया। भाकियों ने प्रशासनिक दबाव के चलते इन वक्त पर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन हिंदूवादी संगठन और भाजपा नेता जो थे उन्होंने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ही महापंचायत का आयोजन किया। सुबह 10 बजे का समय जिला प्रशासन ने महापंचायत में नंगला मंदौड़ में जाने वाले लोगों को रोकने का भरसक प्रयास किया, पर यह प्रयास असफल रहा। पूरे जिले से भीड़ जुटती चली गई, जिसे भांपने में जिले का खुफिया तंत्र पूरी तरह से विफल रहा था। देखते नंगला मंदौड़ महापंचायत में लाखों की भीड़ जुट गई, जो हाथों में डंडे व धारदार हथियार लिए हुए थी। दोपहर 1 बजे महापंचायत चल रही थी कि तभी शाहपुर क्षेत्र के गांवों से घायल ग्रामीण महापंचायत में पहुंचे। घायलों ने शाहपुर के गांव बसी कला में दूसरे समुदाय की भीड़ द्वारा हमला किए जाने की जानकारी दी। दोपहर 1:30 बजे का समय था। महापंचायत चल रही थी कि तभी बसी कला के ग्रामीण भी घायल अवस्था में महापंचायत में पहुंचते हैं, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ता है। हालात काबू से बाहर होते देख आनन फानन में महापंचायत खत्म कर दी जाती है। दोपहर 2 बजे रिपोर्ट्स की माने तो महापंचायत से लौटते ग्रामीणों पर गांव जौली में गंग नहर पटरी मार्ग, मंसूरपुर के गांव पुरबालियान में, मीरापुर के गांव मुझेड़ा सादात में, गांव शेरनगर समेत जिले में विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सुनियोजित तरीके से इन लोगों पर हमले किए गए, जिसके बाद जगह जगह पर दंगे शुरू हो गए। दंगों की आग शहर में भी पहुंच गई। मोहल्ला खालापार और मेरठ रोड पर भी सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। देर रात तक आते आते पूरे जिले में हिंसक झड़पों का दौर शुरू हो गया। तारीख 8 सितंबर कुटबा कुटबी व आसपास के क्षेत्र में भड़के दंगों में 8 लोगों की मौत हुई। 9 सितंबर को एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने वहां अपना डेरा डाल लिया। साथ ही साथ सेना की भी तैनाती कर दी गई। सेना के 1000 जवान, 10,000 पीएसी के जवान, 1300 सीआरपीएफ और लगभग 1200 आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला। 10 सितंबर कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। 15 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचते हैं। उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाता है, जिसके बाद एसएसपी एससी दुबे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। 17 सितंबर की तारीख दिन में 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी जाती है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए। दंगे के बाद हजारों लोग बेघर हो गए। बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाने का फैसला किया। वो घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने लगे। बड़ी संख्या में रह रहे शरणार्थी शिविरों में इन लोगों से मुलाकात करने उस वक्त के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। बाद में सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। बहुत सारे मृत लोगों को मुआवजा मिला भी, पर जिन लोगों का शव नहीं मिला उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाया। ऐसे में आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं जो मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। वहीं सरकार दावा करती है कि मुजफ्फरनगर के दंगे से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को वो मुआवजा दे चुकी है। इतना ही नहीं, उस समय एक और बड़ी घटना भी हुई थी। जो शरणार्थी शिविर में परिवार रह रहे थे या जिन लड़कियों की उस दंगे में उनके अभिभावक मारे जा चुके थे, उनके लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की थी। सरकार ने ये घोषणा किया था कि इन लड़कियों के विवाह में सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जिन लोगों के यहाँ इनका विवाह होगा उन्हें सरकार 1 लाख रुपए देगी। एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्ट की माने तो उस समय करीब 168 लड़कियों की शादी जो शरणार्थी शिविर में रह रही थी केवल मुआवजे के लालच में हुई। बाद में इनमें से 60 लड़कियों को घर वापस भेज दिया गया और उनमें भी 18 लड़कियों का तलाक हो गया। ये आंकड़ा सालों पुराना है। इसके पीछे वजह थी कि सरकार ने मुआवजा बंद कर दिया। जब लोगों को पैसे नहीं मिले तो लोगों ने इन लड़कियों को वापस भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ समाज कल्याण विभाग की मानी जाए
तो समाज कल्याण विभाग ने ये कहा था कि जब 2 नाबालिग लड़कियों की शादी का मामला सामने आ गया, 2 नाबालिग लड़कियों के विवाह होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद सरकार ने अपनी इस योजना को रोक दिया और इसी कारण लोगों को पैसा नहीं दिया जा पाया। बहरहाल जो कुछ भी हो, सरकार के इस लकटकिया शादी ने बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुजफ्फरनगर दंगे के संबंध में मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,869 आरोपियों के विरुद्ध लगभग 510 मामले दर्ज किए गए। मुकदमा चला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजीव बालियान आरोपी बने तो सह आरोपी बने भाजपा के ही विधायक उमेश मलिक, नेता साध्वी प्राची, सुरेश राणा, भारतेंदु सिंह और संगीत सोम। इन सभी के खिलाफ मुजफ्फरनगर की एक अदालत में 9 आपराधिक मामले दर्ज हुए। इन सभी पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने तथा गलत तरीके से रोकने सहित भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं में आरोप हैं। कहा गया कि आरोपियों ने अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में एक महापंचायत में भाग लिया और अपने भाषणों के जरिए हिंसा को उकसाया। इन सभी ने अपने अपने तरीके से दंगे को भड़काने का काम किया। बाद में 510 मामलों में से 175 में आरोप पत्र दाखिल किए गए, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जमा की गई तो 175 मामले हटा लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त जज विष्णु सहाय के नेतृत्व में एक सदस्यीय न्यायिक कमेटी का गठन की। सहाय आयोग को जांच रिपोर्ट 2 महीने में तैयार करने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस पूरी जांच में सहाय आयोग को 2 साल 14 दिनों का वक्त लगा। जांच प्रक्रिया में जस्टिस सहाय ने 377 लोगों की गवाही सुनी, जिसमें 100 पुलिस वाले शामिल थे। इसके आधार पर आयोग ने 775 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार की। जान लेते हैं विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट के बारे में भी। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए। साथ ही पुलिस और प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगे। दंगे भड़काने के लिए कुछ सियासी पार्टियों के नेताओं और जो अफवाहें फैलाने के लिए अखबारों और साथ साथ सोशल मीडिया को इसका जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा रिपोर्ट में पहले से ही हो रही सांप्रदायिक घटनाओं, शहनवाज, सचिन और गौरव के ट्रिपल मर्डर, कमाल कांड में शामिल गिरफ्तार लोगों का छूटना और खुफिया तंत्र की नाकामी को भी दंगों के लिए जिम्मेवार माना गया है। इस रिपोर्ट में जिला प्रशासन और पुलिस के गलत कदम, बहू बेटी सम्मान बचाओ महापंचायत, पंचायतों में सांप्रदायिक भाषण, अखबारों व सोशल मीडिया में फैली अफवाहों के साथ साथ सोशल मीडिया पर वायरल तालिबानी वीडियो को भी दंगों के लिए जिम्मेदार माना गया है। बताया जाता है कि महापंचायत के वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई, जिसको सचिन और गौरव की हत्या से जोड़ करके दिखाया गया। इस वायरल वीडियो में 2 मुस्लिम युवकों द्वारा एक युवक की पीट करके हत्या की गई थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रही थी। पुलिस ने बाद में कोशिश करके इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया से डिलीट होने से पहले इस वीडियो को डाउनलोड किया जा चुका था। इसके साथ ही साथ इसकी तमाम सीडियां बनाई जा चुकी थी। महापंचायत स्थल पर इन सीडियों का बाकायदा वितरण किया गया। इस सीडी के वितरण करने और साथ ही साथ इस वीडियो को वायरल कराने का आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम पर। मुजफ्फरनगर दंगे ने संगीत सोम, सुरेश कुमार राणा, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, सत्यपाल सिंह जैसे कई नेताओं को जहां हीरो बना दिया, तो वहीं रालोद नेता अनुराधा चौधरी, कांग्रेसी नेता हरजिंदर सिंह मलिक और बीएसपी नेता कादिर राणा जैसे कई नामी चेहरों को लोगों की नज़रों से उतार भी दिया था। इस मामले में गन्ना मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम समेत 12 लोग आरोपी हैं। प्रदेश में जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ और समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो योगी सरकार बनने के बाद विधायक उमेश मलिक और सांसद संजीव बालियान ने बड़े पैमाने पर इस
जो ये रिपोर्ट लिखी गई थी जिसमें इन लोगों को नामजद बनाया गया था, उस नामजदगी को इन्होंने फर्जी बताया और फर्जी बताते हुए इन सारे मुकदमों को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोर शोर से इस संबंध में मांग की गई कि ये सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, क्योंकि ये फर्जी केवल दुर्भावनावश लिखवाए गए हैं। शासन ने दंगे में कई मुकदमों को वापस लेने की अनुमति भी दे दी, जिनमें से नंगला मंदौड़ महापंचायत के संबंध में अपराध संख्या 178/2013 थाना सिखेड़ा का मामला भी शामिल था। अभियोजन के प्रार्थना पत्र के बाद मुजफ्फरनगर के स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मुकदमे को सीआरपीसी के अंतर्गत वापस लेने की अनुमति दे दी। ये मुकदमा दंगे में वापस होने वाला इस जिले का पहला मुकदमा है। सांसदों और विधायकों पर चल रहे आपराधिक मुकदमों में जो ट्रायल है उसकी जल्द सुनवाई पूरी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई। उस पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य की सरकारों से जो ऐसे मामले हैं जो सांसदों और विधायकों पर जहां जहां ट्रायल चल रहा है वह उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इसके संबंध जो ये पीआईएल है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। उसी पर सुनवाई करते हुए केस रिपोर्ट जो स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अब जो इसमें रिपोर्ट दायर की गई है, बीते 24 अगस्त को इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई थी। करीब 62 पन्नों की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कहा है उसके हिसाब से जो साल 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगे हुए उसमें से करीब 77 मामले जो उससे जुड़े हुए हैं वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत ये मामले वापस लिए गए हैं। यहाँ हम आपको ये याद दिला दें कि ये जो 77 मामले वापस लिए गए हैं ये सभी मामले गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, जिनमें अधिकतम जो सज़ा है वो उम्र कैद तक है। यानी इस सज़ा से आप मामलों की गंभीरता को समझ सकते हैं। हालांकि ये भी है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन कारणों से इन मामलों को वापस लिया है, यानी मामला वापस लेने का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है। हालांकि उस पर भी तमाम तरीके के विवाद हुए। बाद में दूसरे दलों ने भी ये मांग की कि उनके जिन जिन नेताओं पर इस तरीके के आरोप लगाए गए वो मुकदमे भी वापस ले लिए जाएं। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसका कारण सांप्रदायिक नहीं था। सांप्रदायिक किसी भी वजह से उस दंगे की शुरुआत नहीं हुई थी। पर यह भी एक विडंबना है कि भारत जैसे देश में जो इसकी सांस्कृतिक विशेषता है वही इसके लिए श्राप बन जाती है। एक नहीं, ऐसे कई दंगे हैं भारत में, ऐसे कई दंगे हुए हैं जो इसकी सांप्रदायिक संप्रभुता और भाईचारे की भावना पर दाग हैं। इस दंगे में कोई एक पार्टी, एक नेता पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी सब पर आरोप लगे। आम जनता के लिए स्थिति बेहद खतरनाक है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सभी राजनीतिक दल एक ही दल दिखाई देने लगते हैं, जहां ना तो विचारधारा का कोई महत्व है और न ही जन भावनाओं का कोई अस्तित्व। यहाँ सभी का मकसद केवल एक है, एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना, सत्ता के शीर्ष पर काबिज होना। हाँ, चाहे इसके लिए वो जन भावनाओं को रौ दें या फिर खुद जन को। बहरहाल आज के इस अंक में इतना ही। उत्तर प्रदेश के दूसरे सियासी किस्सों के साथ अगले एपिसोड में हमारी फिर भेंट होगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश के ऐसे किस सियासी किस्से को आप हमसे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।